हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ ले जेई वंस अगेन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये काफी आसान टॉपिक भी है। कुछ बच्चों को ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। मैं इसको बहुत ही आसानी से बताने की कोशिश करूंगा और उसको एक सिंपल स्टोरी से भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का जो अपना टॉपिक है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले इसके नाम का मतलब समझेंगे और इसके नाम के मतलब से ही इसकी पूरी कहानी हो जाएगी। फिर इसके बेसिस पे हम लोग इसकी थ्योरी करेंगे, फिर इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसमें जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये टॉपिक ऐसा है कि आपने एक बार पढ़ लिया ना, तो फिर अब इसके बाद में फिर सीधा आपको एग्जाम से पहले ही पढ़ने की जरूरत है। इसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस इस पे क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, तो पहले नाम समझ लेते हैं यार। इसका नाम क्या लिखा हुआ है? नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक। द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या किया उन्होंने और इसका नाम फोटो इलेक्ट्रिक ही क्यों रखा, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहले समझने की कोशिश करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो दो वर्ड से बना हुआ है, फोटो प्लस इलेक्ट्रिक। ये जो फोटो है वो खींचने वाला फोटो नहीं है, खींच मेरी फोटो तू खींच मेरी फोटो, वो वाली फोटो नहीं है। फोटो मतलब फोटोन, फोटो मतलब फोटोन। और फोटोन एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि लाइट में मैंने आपको बताया है कि छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं विच आर नोन एज फोटोन्स। तो ये जो फोटो वर्ड है ये एक्चुअली वो खींच मेरी फोटो वाला फोटो नहीं है। दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटोन्स, या फिर मैं बोलूं फोटोन्स मतलब लाइट। ठीक है जी। और इलेक्ट्रिक तो समझ में आता है इलेक्ट्रिसिटी, एंड इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कहां किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना, लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आ गई बात? नाम से ही अपना क्लियर हो जाएगा, मोस्टली फंडा नाम से ही क्लियर हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटोन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। फोटोन्स मतलब लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। तो दोस्तों, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक फोटो और एक इलेक्ट्रिक। फोटो मतलब वो वाला फोटो नहीं है, तू खींच मेरी फोटो तू खींच मेरी फोटो, वो वाला फोटो नहीं है। फोटो मतलब फोटोन्स, और फोटोन्स जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं प्रेजेंट इन द लाइट, ऐसा बोल सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिक है दैट बेसिकली स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, या फिर लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई पूरी की पूरी? यहां तक बात समझ में आ गई यार? अच्छा जी, नाम का मतलब समझ में आ गया। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटोन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना, या फिर लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना। इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से होगा। अच्छा, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनना, जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो किसकी वजह से मूव कर रहे हैं? फोटोन्स की वजह से मूव कर रहे हैं, लाइट की वजह से मूव कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो जाएगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, है ना। फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब फोटोन्स की वजह से मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। पहले मैं आपको एक बार एक स्ट्रक्चर बताता हूं, जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो बताता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और फिर उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली एटॉमिक लेवल पे क्या हो रहा होगा और इसकी वजह से लाइट का कौन सा नेचर जो है वो निकल के आता है। ठीक है जी, तो हम लोग डायग्राम देख लेते हैं एक बार। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम, ऐसा कुछ डायग्राम रहता है।
ठीक है, अब हमने क्या किया हुआ है यहां पर, ध्यान से समझना, एक लगा दी भाई साहब बैटरी। ठीक है, बैटरी लगाते हैं करंट फ्लो करवाने के लिए, सर्किट में बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी जो है वो करंट फ्लो करवाने के लिए लगाते हैं, या फिर अगर मैं केमिस्ट्री की भाषा में बोलूं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए लगवाते हैं। तो बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए लगवा दी। अब बैटरी मान लो आपने लगा दी, एक बात सोच के देखो, ध्यान से सुनना, मान लो ऐसे आपने बैटरी लगा दी जी, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, यहां पर लगा दिया एमीटर और ऐसे छोड़ दिया, तो क्या इसमें से करंट फ्लो करेगा? सोच के बताओ भाई। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ये यहां पर है ये यहां पर है, ये जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक करंट कैसे फ्लो करेगा? नहीं करेगा। करंट जो फ्लो करेगा वो तो क्लोज सर्किट में ही फ्लो करेगा, इतनी बात तो मानते हो? अरे भाई घर में कभी लाइट चली जाती है, तुमने देखा अगल बगल में, मम्मी उनके घर में तो आ रही है, हमारे घर में ही नहीं आ रही, तो क्या बोलती मम्मी? हो सकता है भाई तार हट गया होगा, है तार हट गया होगा, मतलब कि कहीं से तार का मिसकनेक्शन हो गया होगा, कोई तार टूट गया होगा अपने घर में, ताकि सर्किट क्या हो गया है, ओपन सर्किट बन गया है। अब उसमें पूरा क्लोज सर्किट नहीं बन पा रहा है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट फ्लो नहीं करेगा तो भाई अपना बल्ब भी नहीं चलेगा, पंखा भी नहीं चलेगा, एसी भी नहीं चलेगा, कूलर भी नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। बात समझ पा रहे हो? तो अगर मुझे इस एमीटर में दिखाना है कि भाई करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा बोलो? इसको कनेक्ट करना पड़ेगा पूरा। क्यों? जब कनेक्ट करोगे तो क्लोज सर्किट हो जाएगा और तब करंट फ्लो करेगा, और जब करंट फ्लो करेगा तो एमीटर की वैसे सुई तो ऐसे रहती है, हैं? जब जीरो करंट होगा, जीरो करंट, और एमीटर की सुई ऐसे करने लग गई, इसका मतलब क्या है कि भाई करंट आ गया इसमें, मतलब कुछ तो करंट है, सम करंट इज फ्लोइंग, सम करंट इज फ्लोइंग। बात सही है? बोलो, इसमें मतलब ऐसे सुई है तो भाई जीरो करंट है, कुछ हिल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। थोड़ी सी सुई ऐसे हुई, डिफ्लेक्शन हुई, मतलब हाँ भाई करंट कुछ तो फ्लो कर रहा है। तो वैसा ही कुछ सेटअप मैंने यहां पर लगाया, एक बैटरी लगा दी, एक एमीटर लगा दिया, और यहां पर लगा दी क्या, एक डिस्चार्ज ट्यूब, या फिर बेसिकली वैक्यूम चैम्बर। अब ये वैक्यूम चैम्बर परफेक्टली वैक्यूम तो देखो हो नहीं सकता है, लेकिन हाँ हमने सक्शन पंप से, वैक्यूम पंप से इसकी पूरी एयर जो है वो क्या कर ली, बाहर निकाल ली। पूरी एयर क्या कर ली बोलो, बाहर निकाल ली। अच्छा जी, अब पूरी एयर हमने बाहर निकाल ली, और यहां पर मैंने इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिया, यहां पर इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिया, इधर एक डिटेक्टर लगा दिया। मतलब अंदर से ना मैंने कोई वायर का कोई कनेक्शन नहीं किया यार, मैंने कोई ऐसे वायर नहीं लगाई, अंदर खाली है, सब कुछ खाली पड़ा है। अब एक बात समझो, मान लो नॉर्मल सेटअप है और अंदर से सब कुछ खाली है, तो क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। अरे भाई ओपन सर्किट था, जब तक ओपन सर्किट रहेगा ऐसा कुछ, तो कैसे करंट फ्लो करेगा? भाई अगर ऐसे आप देखोगे तो इसमें करंट फ्लो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। जब आप इसको बंद करोगे तभी तो होगा ना, या फिर अपन सर्किट किसी तरीके से कंप्लीट करते तभी तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है जी, तो मतलब ये जो एमीटर की रीडिंग थी वो शुरू में तो ऐसे ही रही, लेकिन फिर मैंने क्या किया, ये लाइट यहां पे टकराई मेटल सरफेस से, ठीक है ना, देखो वेव की फॉर्म में टकरा रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? ऐसे देखो, ऐसे आ रही है ये, है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं, अब ये ऐसे कुछ आ रही है। लाइट जब मेटल सरफेस से टकराई तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे ऐसे लाइट ऐसे, भाई तुम जिस कमरे में अभी खड़े हो उस कमरे में तुमको पता है कि लाइट है, लेकिन ऐसे कोई चीज ऐसे तुम्हें जाती हुई दिखाई दे रही है क्या? नहीं दे रही है। तो वैसे ही मैंने तो बस लाइट टकराई थी, ऐसे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रही थी, बस वो एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। यहां पर लाइट टकराई तो एकदम से एमीटर की सुई ऐसे हो गई, तो मुझे पता चला कि भाई कुछ तो गड़बड़ हुई है। यही तो बात है ना, पहले एमीटर की सुई ऐसे थी, जब लाइट इस पर टकराई तो एमीटर की सुई ऐसे हो गई, तब मेरे को समझ में आया कि भाई अंदर कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो मामला हुआ है। तो वो अंदर क्या मामला बना उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग, और समझेंगे कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है जी, तो एमीटर की सुई ऐसे घूम गई, लाइट इधर टकराई, तो हुआ क्या होगा एक्चुअली कि जब लाइट इसमें टकराई ना, तो यहां से लाइट के अंदर क्या रहता है भाई, फोटॉन्स रहते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी रहते हैं। वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को मिलेंगे।
इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एनर्जेटिक और वो इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ बाहर निकलने लगेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लाल कलर से यहां पर दिखा रखे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से टकराएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं तो मतलब पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया ना भाई, और पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया तो मतलब एमीटर की सुई ऐसे घूम गई। क्या ये इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐसे चलते हुए दिखाई देंगे कि हाँ भाई अरे ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो? ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा हमको। तो हमको कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं? हमको तो भाई ये सुई से पता चला। समझ में आई क्या बात? समझ रहे हो कि एक्सपेरिमेंट में कैसे होता है? हमको ऐसे सुई से पता चला कि हाँ भाई ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐसे टकरा रहे हैं। क्लियर हुई बात? तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों बाहर निकले? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो क्या हर बार बाहर निकलेंगे? कोई भी लाइट टकराएगी तो क्या हर बार बाहर निकलेंगे? अच्छा, इसको मैं ना एक पिक्चर से भी दिखाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली अंदर क्या हुआ होगा, है ना, और फिर मैं उसको एक स्टोरी से भी समझाऊंगा। ये यहां पर देखो, जैसे ये अपना मेटल का सरफेस है, ठीक है जी, ये अपना मेटल का सरफेस है। अच्छा, अगर मान लो ये भी तुमको समझ नहीं आ रहा है तो हम लोग अगर कोई एटम का पिक्चर अपने दिमाग में लाते हैं तो एटम कैसा रहता है कि भाई ये न्यूक्लियस है और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इतना तो अपने को पता रहता है भाई। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बोलो? घूमते रहते हैं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है इधर, ये इलेक्ट्रॉन है इधर, ये इलेक्ट्रॉन है। तो जब आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन को ऐसे एनर्जी मिलेगी, फोटॉन्स मिलेंगे, तो उसमें एनर्जी आ जाएगी, वो बाहर निकल जाएगा। क्यों बाहर निकल जाएगा? ठीक है क्या? इसको ना थोड़ा और एक चीज से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। मैं आपको कहानियों से समझाऊंगा। पहले मैं साइंटिफिक भाषा में समझा देता हूं, फिर कहानियों से समझाऊंगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है जब इसको एनर्जी मिली तो ये बाहर निकल गया। ऐसा ही कुछ तो यहां पर हो रहा है। देखो एक बार, ये लाइट रेज है, ये यहां पर टकरा रही है, दिख रही है क्या टकराती हुई? ऐसे ये फोटोन टकराया, ये फोटोन टकराया, ये फोटोन टकराया। तो ये फोटोन टकराया तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, और जब एनर्जी मिली तो ये बाहर निकल गए। ये इलेक्ट्रॉन इमिशन हो गया। इमिशन मतलब बाहर निकलना। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ये भाई बताना किसकी वजह से निकले हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो ब्लू कलर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं वो किसकी वजह से निकल रहे हैं? फोटॉन्स की वजह से ही तो निकल रहे हैं। लाइट रेज मतलब क्या? एक तरह से फोटॉन्स टकरा रहे हैं। क्यों? और फोटॉन्स टकरा रहे हैं उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा बोलो? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई क्या? क्या होगा इनका नाम बोलो? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैं इसको और कहानी से समझाता हूं आप लोग, लेकिन ये देखो एक बार, ठीक है, देख लिया। अब इसको थोड़ा सा एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी, कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो कहानी है ना, ये आप लोग एटम की कहानी अपने दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि ये काफी जगह पर यही कहानी से काम आएगी। इसी कहानी से अपने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे मान लो ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है बोलो? अरे न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव। ये न्यूक्लियस है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूमते रहते हैं। मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना रहा हूं, बाकी हो सकता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उसमें हो। और ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ऐसा मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मानते हो बात को? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब कुछ लोग ऐसा मान सकते हैं कि हाँ भाई इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हम लोग इसको कोई और इंटरेस्टिंग स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं, और वो इंटरेस्टिंग स्टोरी कुछ ऐसी है कि भाई न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या फिर अपनी तरफ खींच के रखता है, या फिर अपनी तरफ बांध के रखता है। जो न्यूक्लियस है ना, उसने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने चंगुल में बांध के रखा हुआ है, ऐसा भी आप समझ सकते हो। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो ये न्यूक्लियस है, इसने इन बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने चंगुल में बांध के रखा हुआ है, अपनी जेल में बांध के रखा हुआ है, अपने लॉकअप में बांध के रखा हुआ है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्चुअली आजाद होना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं। ये जो मैं बात बोल रहा हूं ना, ये बात आपको काफी जगह पर फील होगी, काफी जगह पर आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसने बाकी इलेक्ट्रॉन्स को, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को, इनफैक्ट एटम के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने चंगुल में बांध के रखा हुआ है। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करना चाहते हैं? क्या इस चंगुल में रहना चाहते हैं? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करना चाहते हैं? बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन ये अपने आप से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो इनको कोई बाहर निकालने वाला चाहिए। और इनको बाहर निकालने वाला फरिश्ता कौन है? फोटोन है।
इनको बाहर निकालने वाला फरिश्ता कौन है? लाइट है। वो लाइट जब आएगी, इन पे टकराएगी, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी एनर्जी और ये बाहर निकल जाएंगे। आप इसको रियल लाइफ में भी रिलेट कर सकते हो। भाई आप मान लो परेशान हो, है ना, समझ नहीं आ रहा है कुछ क्या हो रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है, फिर एकदम से आपके दिमाग में कुछ लाइट टकराती है, मतलब कोई, आप हो सकता है कोई मूवी से इंस्पायर होते हो या किसी लेक्चर से इंस्पायर होते हो या किसी मोटिवेशन से इंस्पायर होते हो, और फिर आपको लगता है कि अरे यार मैं तो ऐसे ही परेशान था, ऐसी तो कोई बात थी नहीं। तो वैसे ये इलेक्ट्रॉन सोचेगा कि अरे मैं तो ऐसे चंगुल में फंसा हुआ था, इस लाइट रे ने आके क्या किया? मेरा लाइफ सक्सेसफुल बना दिया। बात समझ पा रहे हो? जो लाइट रे है वो टकराती है इलेक्ट्रॉन से और वो सक्सेसफुल या फिर न्यूक्लियस के चंगुल से बाहर निकल जाता है। बात समझ में आई क्या? मतलब आप ऐसे समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे के सारे न्यूक्लियस के चंगुल में फंसे हुए हैं, न्यूक्लियस के जाल में फंसे हुए हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के जाल में रहना चाहते हैं? नहीं रहना चाहते हैं बिल्कुल। ये क्या करना चाहते हैं? न्यूक्लियस के चंगुल से बाहर निकलना चाहते हैं, फ्री बनना चाहते हैं। लेकिन क्या अपने आप से ये बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस ने उनको जकड़ के रखा हुआ है। तो इनको यहां से फ्री करवाते हैं फोटॉन्स या फिर लाइट। लाइट जब इन इलेक्ट्रॉन्स पर टकराती है, इनको एनर्जी मिलती है और ये न्यूक्लियस के चंगुल से बाहर निकल जाते हैं, फ्री बन जाते हैं। वैसे ही आपकी लाइफ में भी हो सकता है कि भाई आप किसी चीज के जाल में फंसे हुए हों, किसी टेंशन में फंसे हुए हों और आप निकल ही नहीं पा रहे, और हो सकता है कि खुद से ना भी निकल पाए, लेकिन अगर बाहर से कोई लाइट रे मिलती है आपको, बाहर से कोई मोटिवेशन मिलता है, बाहर से कोई कोई इंस्पिरेशन मिलता है किसी स्टोरी से, किसी मूवी से, तो आप डेफिनेटली, हो सकता है कि जब वो इंस्पिरेशन आपके दिमाग पे हिट करे तो आपको लगे कि अरे यार मैं तो बहुत ही फालतू चीज के लिए परेशान था, बहुत ही फालतू चीज के जाल में फंसा हुआ था, और आप वहां से बाहर निकल जाए। ठीक है? तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कब? जब ये फोटॉन्स इससे टकराएंगे, जब ये फोटॉन्स इससे टकराएंगे। समझ में आई बात? इतना तो समझ में आ गया? ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब देखना, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। इसको ना एक थोड़ा फनी, ये तो हो गया मोटिवेशनल टाइप, इसको थोड़ा एक फनी वे से समझते हैं। एक फनी वे से ये समझते हैं कि ये क्या है? एक खड़ूस बाप है, खड़ूस बाप या खड़ूस पिताजी, ऐसा मान लीजिए। ठीक है? खड़ूस, आई होप कि मेरी स्पेलिंग सही होगी या मैंने सही लिखा है। खड़ूस बाप है और ये है एक सुंदर कन्या। ठीक है? और ये सुंदर कन्या ऑब्वियसली इसी की बेटी है। अब ये वैसे तो अपने पिताजी से भाई ऑब्वियसली प्यार करती है, लेकिन इसका पिताजी कुछ ज्यादा ही रेस्ट्रिक्शंस इस पे लगा के रखता है। मतलब इसको घर से बाहर भी नहीं निकलने देता, कॉलेज में भी खुद छोड़ के आता है, खुद लेके आता है, फिर खुद ही मतलब क्लासरूम के बाहर भी बैठा रहता है। तो इस टाइप से मतलब थोड़ा खड़ूस है। और ये सुंदर कन्या है। अब ये बेचारी मतलब अपने पापा से प्यार तो करती है ऑब्वियसली, इसके पापा भी इसको प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, है ना? लेकिन ये क्या करना चाहती है? उड़ना चाहती है, ये भागना चाहती है, दौड़ना चाहती है, ये फ्री होना चाहती है, रुकना नहीं चाहती है, चंगुल में फंसे हुए नहीं रहना चाहती। तो इसको मिलता है एक राजकुमार, ये इसके सपनों का राजकुमार है। ठीक है? ये क्या है? सपनों का राजकुमार। तो ये जो फोटॉन्स है वो सपनों के राजकुमार हैं इस सुंदर कन्या के लिए, जो इसको इस खड़ूस बाप के चंगुल से क्या करेंगे? बाहर निकलवाएंगे। ठीक है? अब ये खड़ूस जो बाप था उसने इस सुंदर कन्या को अपने चंगुल में फंसाया हुआ था, चंगुल में मतलब अपने रेस्ट्रिक्शंस के जाल में फंसाया हुआ था। अब ये बेचारी बाहर निकलना चाहती है, फ्री होना चाहती है, तो ये सपनों का राजकुमार इसको एनर्जी देगा, इसको भगा के ले जाएगा घोड़े पे, है, गधे पे भी लेके जा सकता है, कैसे भी लेके जाएगा, बट इस चंगुल से बाहर निकालेगा। तो आप ना एटम की कहानी कुछ ऐसे समझ सकते हो कि ये खड़ूस बाप है, ये सुंदर कन्या है, और फोटॉन्स जो है वो सपनों का राजकुमार है। और ये कहानी आपको बहुत काम आएगी दोस्तों। तो एटम की कहानी कुछ ऐसी है
कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है जो एक खड़ूस बाप जैसा बिहेवियर दिखाता है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो बहुत ही सुंदर कन्याओं का रोल प्ले करते हैं। ये जो सुंदर कन्याएं हैं उनको खड़ूस बाप ने अपने रेस्ट्रिक्शंस के जाल में फंसा रखा है, कहीं बाहर नहीं निकलने देते हैं और काफी रेस्ट्रिक्शन इन पे लगा के रखते हैं। जो सुंदर कन्या है वो फ्री होना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है, उड़ना चाहती है, तैरना चाहती है, तो उनको ये कौन करवाएगा? उनके सपनों का राजकुमार करवाएगा, जो कि है फोटोन। ये फोटोन्स जब इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, उनको अपनी एनर्जी देते हैं और उस एनर्जी की हेल्प से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकल जाते हैं। जो सुंदर कन्या है वो भी बाहर निकल जाती है, वहां से अपने घर से भाग जाती है, फ्री हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां तक समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो गया? ये नोट कर लिया सभी ने? ठीक है जी। अब इसके बाद में हम लोग, मैंने कहानी से आपको समझाने की कोशिश करी, मोटिवेशन से समझाने की कोशिश करी। अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो इसमें कैसी होगी और क्वेश्चंस इसमें कैसे आएंगे। भाई अल्टीमेटली तुम बोलोगे सर हाँ सर मजा तो आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा, हमें कहानी सुन के भी मजा आया और हमको काफी अच्छा भी लगा, लेकिन अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल आ गया तो कैसे करेंगे, और आपने ये सब जो बताया है ये एक्चुअली हमारे काम क्या आएगा, तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, कहानी के थ्रू बताऊंगा, अगेन कहानी के थ्रू। तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कहानी के थ्रू ही समझाऊंगा। ठीक है, तो एक और कहानी लेते हैं अपन। कहानी सुन रहे हो ना तुम? कहानी में मजे आ रहे हैं क्या आपको? कहानी, एक और कहानी लेते हैं, ठीक है, और ये कहानी से आपके न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, मतलब गारंटेड है। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी है भाई साहब कि एक, मतलब ऑल्दो मेरी ड्राइंग काफी खराब है, ये ऐसे पुलिस चेक पोस्ट है ये। ठीक है, पुलिस चेक पोस्ट, ये है अपना टाउन ए और इधर से है टाउन बी। आपको क्या करना है? टाउन ए से टाउन बी में जाना है। आपको टाउन ए से टाउन बी में जाना है और बीच में क्या है? एक पुलिस चेक पोस्ट है। अब यहां पर जो ये पुलिस चेक पोस्ट है ना, ये आपको जाने तो देंगे लेकिन पैसा लेंगे, और बड़े ईमानदार पुलिस वाले हैं, उसमें भी कोई शक नहीं, बड़े ईमानदार है। बोलेंगे भाई देखो आप कुछ भी लेके जाओ, यहां से कुछ भी लेके जाओ, दारू लेके जाओ, बीड़ी लेके जाओ, सिगरेट लेके जाओ, ड्रग्स लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, हमारा फिक्स है कि हम लोगों को चाहिए 5 रुपया। कितना? 5 रुपया। हमको सिर्फ 5 रुपया चाहिए, उसके बाद चाहे तुम कुछ भी लेके जाओ, चाहे यहां से करोड़ों का माल लेके जाओ, करोड़ों रुपए लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, हमको कितने रुपए चाहिए? 5 रुपए चाहिए। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई, ये तो बात हो गई। अब यहां से यहां पे जाने में ना दिक्कत ये है कि ये हर किसी से 5 रुपए लेते हैं। यहां से कोई पैदल इंसान भी इधर जा रहा है ना तो वो 5 रुपए लेंगे, मतलब एक तरह से ये टोल कटेगा इनका। यहां से कोई इंसान, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई दूध वाला जा रहा है तो भी 5 रुपए लेंगे, कोई ड्रग्स लेके जा रहा है तो भी 5 रुपए, मतलब सभी से ये 5 रुपए लेंगे, इनका फिक्स रूल है। ठीक है भाई, तो अब कुछ कुछ केसेस में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या सिचुएशन बनेगी। मान लो कि एक बंदा है और यहां से कितने रुपए इसकी जेब में है? 10 रुपए इसकी जेब में है। ठीक है, कितने रुपए जेब में है? 10 रुपए इसकी जेब में है। मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई जेब में कितने रुपए हैं और फिर पुलिस वाले कितना रुपए लेते हैं, और उसके हिसाब से वो बाहर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, और जाएगा तो कितने रुपए लेगा। तो जेब में 10 रुपए है, पुलिस वालों का फिक्स है कि भाई उनको 5 रुपए चाहिए, चाहे तुम कैसे भी जाओ, कुछ भी करो, 5 रुपए हमको चाहिए। तो जेब में 10 रुपए थे, 5 रुपए पुलिस वालों को दे दिए, तो पुलिस वाले इसको जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे? बिल्कुल जाने देंगे, बोलेंगे जाओ भाई, हमको 5 रुपए चाहिए थे, वो तुमने दे दिए, जाओ। तो इस बंदे के पास में जब ये टाउन बी में जाएगा तो कितने रुपए बचेंगे? 5 रुपए बचेंगे। दूसरी तरफ जाएगा तो 5 रुपए इसके पास में बचे रहेंगे, है ना। अच्छा चलो एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। मान लो एक बंदा, इसके पास में 8 रुपए कहीं से ले आया होगा, किसी से चोरी करके या कैसे भी करके, अपने घर वालों से ही चोरी करके ले आया होगा मे बी। इसके पास में कितने रुपए? 8 रुपए है। पुलिस को तो कितने चाहिए? 5 रुपए चाहिए, फिक्स है कि भाई 5 रुपए ही चाहिए हमें तो फिर उस तरफ पहुंच भी जाएगा और 3 रुपए इसके पास में बच भी जाएंगे। तो मतलब मैं आपको जो ये लिख रहा हूं ना, इसमें आपको जैसे अगला एक एग्जांपल लिखूंगा तो उसमें आपको बताना है कि बंदा क्रॉस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा पुलिस चेक पोस्ट को, और करेगा तो फिर जब क्रॉस करके जब अगले टाउन में चला जाएगा, टाउन बी में चला जाएगा, तो उसके पास में कितने रुपए बचेंगे। लेट्स से कि एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, थर्ड एग्जांपल है जिसमें उसके पास में 12 रुपए हैं।
कितने रुपए हैं? 12 रुपए। बोलो कितने रुपए हैं? 12 रुपए। तो पहले तो ये बताइए कि यार वो पुलिस चेक पोस्ट को क्रॉस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर देगा यार, बिल्कुल कर देगा भाई, क्योंकि पुलिस को तो कितने रुपए चाहिए थे? 5 रुपए चाहिए थे। पुलिस को जैसे 5 की पत्ती मिली, बोले जाओ भाई, चला गया। इधर की तरफ आएगा तो कितने रुपए बचेंगे उसके पास में? 7 रुपए बचेंगे। ठीक है। अब एक फोर्थ केस है जिसमें एक बंदे के पास में जेब में है 3 रुपए। कितने रुपए? 3 रुपए। टाउन ए से ये बंदा बाहर निकला है, इसकी जेब में कितने रुपए हैं? 3 रुपए हैं। पुलिस वाले बोलेंगे भाई हमको कोई मतलब नहीं है, 5 रुपए हैं क्या? नहीं है, वापस जाओ, वापस जाओ। पुलिस वाले ये कभी नहीं करेंगे कि चल ठीक है तेरे पास में 5 नहीं है, कोई नहीं 3 दे दे और चला जा। नहीं, पुलिस वाले फिक्स है, ईमानदार हैं भाई, 5 रुपए लेंगे। अब तुम यहां से चाहे करोड़ों को रुपए लेके जाओ, या आप जेब में 100 रुपए लेके जाओ, 10 रुपए लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, हमको 5 रुपए चाहिए, फिक्स है। तो यहां से पुलिस को क्योंकि 5 रुपए चाहिए थे, तो एक्चुअली ये इधर की तरफ जा ही नहीं पाएगा, क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। अगला एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि इस बंदे के पास में 5 रुपए ही है। कितने रुपए हैं? 5 रुपए ही है। तो पुलिस को भी कितने चाहिए थे? 5 ही चाहिए थे। तो इधर की तरफ ये क्रॉस तो कर जाएगा, लेकिन इसके पास में कुछ बचेगा नहीं, टाउन बी में आने के बाद में कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है। तो अब यहां पर कहानी जो ये मैंने बताई, तो ये बहुत ही सिंपल कहानी, आई होप कि सभी को समझ में आ गई होगी। अब एक्चुअली क्या है, ध्यान से सुनना। जब देखो, जब न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने चंगुल में फंसा के रखता है, तो इस चंगुल को, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, क्योंकि भाई प्लस और माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, प्लस और माइनस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? कुछ एनर्जी चाहिए। इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, इस जाल को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। या फिर कहीं कहीं पर इसको बाइंडिंग एनर्जी भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? बोलो, बाइंडिंग एनर्जी। अब मैं एक्चुअली केमिस्ट्री की बातें कर रहा हूं, अब मैं एक्चुअली काम की बातें कर रहा हूं, जो आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी। प्लस और माइनस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो जो एनर्जी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन या फिर बाइंडिंग एनर्जी। और मान लो वो कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये जो सपनों का राजकुमार आया है फोटोन, ये एनर्जी लेके आएगा। अच्छा, फोटोन के बारे में एक खास बात है, फोटोन के बारे में एक बड़ी खास बात है। फोटोन के पास में जितनी एनर्जी है ना, वो या तो अपनी सारी की सारी एनर्जी दे देगा या बिल्कुल भी नहीं देगा। क्या बोल रहा हूं? फोटोन की कुछ एनर्जी है, तो वो फोटोन क्या करता है? या तो अपनी सारी की सारी एनर्जी सामने वाले को दे देगा या बिल्कुल भी नहीं देगा। ऐसा कुछ नहीं कि भाई आधी एनर्जी दे दी है, 1/4 दे दी, ऐसा कुछ कभी फोटोन नहीं करता है। अब मान लो कि फोटोन जो आया ना, वो आया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से। अब फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला भी मैं बता चुका हूं। फोटोन की एनर्जी जो है वो h म्यू रहती है या hc/λ रहती है। तो फोटोन जो आया वो कितनी एनर्जी के साथ में आया? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ में आया। अब जब फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ में आया, तो भाई या तो वो पूरी की पूरी एनर्जी देगा या बिल्कुल भी नहीं देगा। अब इस सुंदर कन्या को ऑब्वियसली जरूरत थी, फोटोन ने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी किसको दे दी? इस सुंदर कन्या को दे दी। फोटोन ने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी किसको दे दी? इस इलेक्ट्रॉन को दे दी। तो इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिल गई? 10 मिल गई। इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिल गई? 10 मिल गई। अब लेकिन उस 10 में से 5 एनर्जी तो इस चंगुल को तोड़ने में लगेगी, न्यूक्लियस के जाल से बाहर निकलने में लगेगी। तो 5 का यूज करके तो वो निकल गया बाहर। अब जो बाकी की 5 एनर्जी बची वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और उस काइनेटिक एनर्जी से ये बाहर भागेगा एकदम तेजी से। चंगुल से बाहर निकल गया तो 5 एनर्जी से वो भागेगा। मान लो जो फोटोन आया वो कितनी एनर्जी के साथ में आया भाई? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ में आया। अब सोचो, क्या ये राजकुमार इस सुंदर कन्या को फ्री करवा पाएगा? बिल्कुल करवा देगा, बिल्कुल करवा देगा।
फोटोन के पास में एनर्जी है 8, फोटोन के बारे में क्या बोला, या तो वो पूरी की पूरी एनर्जी देगा या बिल्कुल भी नहीं देगा। तो क्या बात बनेगी, फोटोन बोलेगा 8 की 8 एनर्जी ले लो, क्योंकि इस सुंदर कन्या को जरूरत है। फोटोन ने 8 की 8 एनर्जी इसको दे दी सुंदर कन्या को। अब ये सुंदर कन्या को 8 एनर्जी मिल गई, तो उसमें से 5 एनर्जी का यूज करके तो ये इस चंगुल से बाहर निकलेगा। इस इलेक्ट्रॉन का जो ये चंगुल में फंसा हुआ जो था, न्यूक्लियस के चंगुल में फंसा हुआ था, या फिर जो ये न्यूक्लियस को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाहर निकल न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए थी, उसमें यूज हो गई। यूज हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी तो चाहिए थी। उस 5 एनर्जी का यूज करके तो न्यूक्लियस के चंगुल से बाहर निकल गया, और बाकी की जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। मान लो कि फोटोन कभी आ गया कितनी से, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। कितने से, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अब बताओ, फोटोन कभी आ गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से, तो फोटोन के बारे में क्या ख्याल है, फोटोन या तो अपनी सारी की सारी एनर्जी देगा या फिर बिल्कुल भी नहीं देगा। अगर ये सारी की सारी दे भी देता है तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसको बाहर निकलने के लिए कम से कम 5 तो चाहिए। फोटोन के पास में वो 5 है ही नहीं, तो हमको क्या इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। अब कुछ लोग, सियाने लोग यहां पर बोलेंगे, सर जी टें 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 टें, रुक जाओ सर, एक सवाल है। सर हमने, कुछ स्मार्ट लोग हैं ना भाई, बहुत पढ़ने वाले भी लोग हैं, तो कुछ लोग बोलेंगे सर हमने देखा था कि नंबर ऑफ फोटोन्स बहुत ज्यादा होते हैं, करोड़ों की संख्या में होते हैं, 10 की पावर 20, 10 की पावर 22। मतलब अगर एक बल्ब भी जल रहा है, हमने एक सवाल भी किया था जिसमें अगर एक बल्ब जल रहा है तो 1 सेकंड में 10 की पावर 20 के आसपास फोटोन्स एमिट कर देता है। तो सर जब ये लाइट यहां पर टकराएगी तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही फोटोन टकराएगा, बहुत सारे फोटोन्स टकराएंगे। तो सर एक फोटोन की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सर दूसरे की भी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सर तीसरे की भी एनर्जी भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये दोनों फोटोन मिलके इस सुंदर कन्या को एनर्जी दे दे। इस सुंदर कन्या को एनर्जी चाहिए थी 5, इस सुंदर कन्या को एनर्जी कितनी चाहिए थी, 5। अब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला और ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला दोनों मिलके कितनी एनर्जी हो गई, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, ये इसको मिल जाए, उसमें से 5 का यूज करके तो ये न्यूक्लियस के चंगुल से बाहर निकल जाए, और जो बाकी 1 है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, काइनेटिक एनर्जी में। तो भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सुंदर कन्या भी सुंदर कन्या है, राजकुमारी है, लॉयल है, वो अगर एनर्जी किसी से लेगी तो किसी एक ही फोटोन से लेगी। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल भी निकल के आता है कि जो फोटोन है ना, उसके बारे में 2 चीजें आप याद रखना। फोटोन के बारे में 2 चीजें याद रखना। एक, वो अगर अपनी एनर्जी देगा या तो पूरी की पूरी एनर्जी देगा या बिल्कुल भी नहीं देगा। और दूसरी, एक फोटोन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है। एक फोटोन ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन से भी टकरा गया और दूसरे से भी टकरा गया। और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेगा तो वो एक ही फोटोन से एनर्जी लेगा। ऐसा नहीं है कि एक फोटोन से भी एनर्जी ले ली फिर कम पड़ गई तो दूसरे से भी ले ली, ऐसा कुछ नहीं है। जो मॉडर्न टाइप की रिलेशनशिप्स है ना, उन पे ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है ना। मतलब हो सकता है कि भाई मान लो जैसे मेरे को प्यार नहीं मिल रहा है सफिशिएंट, तो मैं क्या करूंगा, इधर से भी प्यार ले लूंगा, फिर मेरे को लगा नहीं यार इतना सफिशिएंट नहीं है, चलो इससे भी प्यार ले लेता हूं। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही फोटोन से एनर्जी लेगा। अगर एक फोटोन से एनर्जी मिल रही है, उसमें उसका काम बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं लेगा। ऐसा नहीं कि एक फोटोन से एनर्जी ले ली फिर थोड़ी सफिशिएंट नहीं पड़ी, थोड़ी और चाहिए एनर्जी, तो क्या करेगा, एक और से ले लेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉडर्न रिलेशनशिप्स की तरह ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है। बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। बात समझ में आई क्या, क्लियर हो गया फंडा यार। तो फोटोन के बारे में क्या बोला कि फोटोन अगर अपनी एनर्जी देगा तो या तो पूरी की पूरी देगा या बिल्कुल भी नहीं देगा। और ये चीज अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, कहीं पे कोने में, शॉर्ट नोट्स में कहीं पर कोने में लिख लेना, ये चीज काम आएगी आपको। फोटोन अगर अपनी एनर्जी देगा तो या तो पूरी की पूरी एनर्जी देगा और या बिल्कुल ही नहीं देगा, एक चीज। दूसरी चीज, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है। ऐसा नहीं कि जैसे इधर की तरफ एक और इलेक्ट्रॉन है तो एक फोटोन के पास में बहुत सारी एनर्जी थी तो कुछ इसको दे दी कुछ इसको दे दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है।
और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही फोटोन से एनर्जी लेगा। ऐसा नहीं है कि भाई इसको 5 एनर्जी चाहिए थी, 3 इससे मिल गई, सोचा कि चलो 3 इससे भी ले लेता हूं और फिर बाकी की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ऐसा भी कभी नहीं होता है। एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन का ही कोलिजन होगा, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यही चीज बताती है कि लाइट जो है उसमें पार्टिकल नेचर होता है। जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की रहती है, वो इसी बात से प्रूव हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, अब ये जो मैंने कहानी बताई है सुंदर कन्या राजकुमार, इसको आप इस कहानी से रिलेट कर पाए क्या? इस कहानी से, चेक पोस्ट वाले से। ये जो जेब में आपके पैसे हैं ना, वो एक्चुअली क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन है। क्या है बोलो? एनर्जी ऑफ फोटोन है। एनर्जी ऑफ फोटोन 10 थी। जो ये पुलिस को हमें जो रिश्वत देनी पड़ती है, जो चेक पोस्ट पे हमें रिश्वत देनी पड़ती है, दिस इज योर वर्क फंक्शन, या फिर जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए आती है, वो है। और यहां पर जो दूसरी तरफ जो उसके पास में पैसे बचेंगे, वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जेब वाले जो पैसे हैं वो क्या है बोलो? एनर्जी ऑफ फोटोन। उसमें से न्यूक्लियस को रिश्वत कितनी खिलानी पड़ेगी? न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज योर वर्क फंक्शन। एंड बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा पैसे बच जाएंगे, जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देख रहे हो, वर्क फंक्शन सभी में सेम है। पुलिस वालों का ईमान फिक्स है कि भाई 5 रुपए ही हैं, हमको 5 रुपए चाहिए। तो जो वर्क फंक्शन है ना, वो डिपेंड करता है कि कौन सी मेटल है। किसी मेटल के लिए कुछ अलग हो सकता है, किसी मेटल के लिए कुछ अलग हो सकता है। ठीक है भाई। कोई एक पुलिस चेक पोस्ट है, वो बोलती है कि भाई हम तो 5 रुपए ही लेंगे। आगे कोई और पुलिस चेक पोस्ट होगी, वो बोलेगी भाई नहीं 5 रुपए में नहीं, हम तो भाई 10 रुपए लेंगे तभी जाने देंगे। तो डिफरेंट मेटल्स के लिए फिर वो डिफरेंट होगा। बाकी एक पर्टिकुलर मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू फिक्स रहती। तो यहां पर मैं कुछ इक्वेशन लिखता हूं, और ये इक्वेशन आप समझने की कोशिश करना। एनर्जी ऑफ फोटोन, जितनी भी फोटोन की एनर्जी होगी माइनस वर्क फंक्शन, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कितने लोगों को ये इक्वेशन समझ में आई? भाई फोटोन जितनी एनर्जी लेके आया, फोटोन मान लो कितनी एनर्जी लेके आया? 8 एनर्जी लेके आया, 8 एनर्जी लेके आया, या तुम्हारी जेब में 8 रुपए हैं। वर्क फंक्शन मतलब पुलिस चेक पोस्ट पे कितने देने? मान लो 5 रुपए देने, तो तुम्हारे पास में उस साइड में जाने पे कितने बचेंगे? 3 रुपए बचेंगे। बोलो हाँ या ना। मान लो तुम 12 रुपए लेके आए, मतलब जो फोटोन है वो 12 एनर्जी के साथ में आया, तो वर्क फंक्शन तो अभी भी 5 रुपए ही है, रिश्वत तो अभी भी 5 रुपए देनी है, तो अगली तरफ तुम्हारे पास में 7 रुपए बचे होंगे। मान लो तुम 5 एनर्जी के साथ में ही आ गए, क्या हो गया? 5 एनर्जी के साथ में आ गए, और रिश्वत भी चाहिए 5 ही। ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, मान लो 5 रुपए है। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लेंगे फिर हर जगह, कैसे भी समझ लो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए, तो उधर की तरफ तुम चले तो जाओगे, लेकिन तुम्हारे पास में कुछ भी पैसे नहीं बचेंगे। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चंगुल से बाहर तो निकल जाएगा, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? 0 रहेगी। मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन पुलिस वाले तो बोल रहे हैं भाई हमें तो 5 ही चाहिए, तो क्या एक्चुअली इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा। ऐसा मत बोलना -2 हो जाएगा इधर, ना भाई, बिल्कुल भी बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब इतनी बात तो समझ में आती है कि जब मैं लाइट टकराऊंगा, अब यहां पर एक बार फिर से देखो, इस वाले डायग्राम पे आ जाओ। जब यहां पर लाइट टकराएगी, यहां पर फोटोन्स टकराएंगे, सुनना ध्यान से, जब यहां पर फोटोन्स टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। लेकिन क्या हर केस में निकलेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन फोटोन्स की कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, एंड दिस मिनिमम एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। अगर वर्क फंक्शन से कम एनर्जी के साथ में आए हो तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के चंगुल से बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए 5, तो जो ये फोटोन्स है उनके पास में कम से कम 5 एनर्जी तो होनी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल पाएंगे, और तभी तो ये सर्किट कंप्लीट हो पाएगा, और तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा, एमीटर में रीडिंग दिखाई देगी। समझ रहे हो? तो जो ये लाइट टकरा रही है ना, तो
तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं और एमीटर में सुई घूम रही है। हमको तो खाली सुई घूमती हुई दिखाई दे रही है, बाकी तो ये जो सारी कहानी है ना, ये हमने खुद से बनाई है कि भाई ऐसा होता होगा, है ना, ऐसा होता होगा और ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, ये सब हमने कहानी खुद से बनाई है। हमको जो दिखता है वो तो खाली ये सुई घूमती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर इस लाइट की एनर्जी एक पर्टिकुलर एनर्जी से कम है, जो फोटॉन्स आ रहे हैं उनकी एनर्जी 5 से कम है, तो हमको ये सुई घूमती हुई नहीं दिखाई देती है। तब हमें पता चला कि अरे भाई, ऐसा नहीं कि बस लाइट टकराई और इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग गए, ऐसा नहीं कि कोई भी लाइट टकरा दो और इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग गए, ऐसा नहीं है भाई। अगर किसी पर्टिकुलर एनर्जी से ऊपर वाले फोटॉन्स, किसी पर्टिकुलर एनर्जी से ऊपर वाले फोटॉन्स जब टकराएंगे, तभी हमको ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए दिखाई देंगे। तुम बोलोगे सर अभी तो बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं करते हुए दिखाई देते हैं, हमको थोड़ी दिखाई देते, मूव तो कर रहे हैं लेकिन हमको नहीं दिखाई देते। अरे हमको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हमको ये सुई तो घूमती हुई दिखाई देगी। तो ये सुई कब घूमेगी? व्हेन एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। समझ में आया? तो यहां पर कुछ डेफिनेशंस लिख लेते हैं, और उस डेफिनेशंस में सबसे पहला डेफिनेशन हो जाएगा भाई वर्क फंक्शन क्या होता है, या फिर इसको क्या बोलेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी या वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा कि भाई इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए फोटोन के पास में, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा। तो क्या हो जाएगा? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी with which photons should strike the metal surface so that photoelectric effect starts। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट्स। ठीक है जी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट होने के लिए कम से कम एनर्जी ऑफ फोटॉन्स जो चाहिए होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन बोलेंगे, जिसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग W से। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विद विच फोटॉन्स शुड स्ट्राइक द मेटल सरफेस सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट करवाने के लिए फोटॉन्स की जो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। क्योंकि वही वर्क फंक्शन जो है वो एक्चुअली न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के चंगुल को निकालने के लिए, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको तोड़ने के लिए जरूरी है। वर्क फंक्शन की बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ यार, एनर्जी ऑफ फोटोन कुछ भी है लेकिन वर्क फंक्शन से मान लो ज्यादा है, तो जितनी एनर्जी ऑफ फोटोन होगी माइनस वर्क फंक्शन, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, जो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स है, इतना तो याद होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो क्या होता है? बोलो, एच म्यू होता है कि नहीं होता? एक फोटोन की एनर्जी एच म्यू होता है। या फिर मैं ये बोलूं कि यार एनर्जी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। इतना तो समझ में आ रहा है? म्यू मतलब बोलो क्या? म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। म्यू मतलब क्या होगा? बोलो फ्रीक्वेंसी। म्यू मतलब क्या होगा? बोलो फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई मेरी एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए? जो फ्रीक्वेंसी है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड वर्ड का मतलब समझाता हूं मैं। थ्रेशोल्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो कोई आपको एक परेशान कर रहा है, कोई बंदा, ठीक है, आपको परेशान करे जा रहा है, आपने सोचा ठीक है यार कोई बात नहीं, कर रहा है भाई, मैं थोड़ा कमजोर हूं, कोई बात नहीं है, फिर और कर रहा है, फिर अगले दिन फिर कर रहा है, फिर चिढ़ा रहा है, फिर लड़कियों के सामने चिढ़ा दिया, फिर आपको गुस्सा आ गया। आप बोलोगे भाई उसने एकदम मेरा थ्रेशोल्ड टच कर दिया था, मतलब मैं जितना गुस्सा बर्दाश्त कर सकता था उतना बर्दाश्त मैंने कर लिया था, उसके बाद जब उसने बेइज्जती करी तब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैंने लिया पत्थर, दिया मारे उसके सर पे। तो मतलब आपका थ्रेशोल्ड आ गया, आप उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, मतलब उतना कर रहे थे, उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये तो गुस्से के बारे में बात होगी। तो मैं थ्रेशोल्ड बता रहा हूं कि भाई इतना तो उसको
इतना तो वो परेशान करता रहा, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इससे ज्यादा कर दिया तो आपने, फिर आपको गुस्सा आ गया, कुछ प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो वैसे ही होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। आपने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से फोटॉन्स टकराए, कुछ नहीं हुआ, तो आपने थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई और टकराए, कुछ नहीं हुआ, एक और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई और टकराए, कुछ नहीं हुआ, फिर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से जब टकराए तब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट हुए। उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी तब तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नीचे हुआ ना, तब तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस केस में फिर एनर्जी ऑफ फोटॉन्स उतनी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अपनी दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सेकंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज म्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बोले म्यू नॉट। भाई इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी हुई तो मतलब एनर्जी भी कम होगी, एनर्जी भी कम होगी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। तो मतलब मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा। इससे ज्यादा है तो अच्छा है, वेल एंड गुड, लेकिन कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। तो क्या बोलेंगे, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी with which photons should strike the metal surface, should strike the metal surface so that photoelectric effect starts, photoelectric effect starts। उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट्स। ठीक है जी, इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए, या इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आप मुझे बताओ कि मान लो कि अगर एनर्जी के टर्म्स में बात करेंगे तो ये एनर्जी है वर्क फंक्शन। ठीक है, ये एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन। अगर एनर्जी लेस देन वर्क फंक्शन है, एनर्जी ऑफ फोटोन लेस देन वर्क फंक्शन है, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तब तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करूं मैं फ्रीक्वेंसी की, यही बात मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो यहां पर वो जो फ्रीक्वेंसी है वो म्यू नॉट रख देंगे। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेस देन म्यू नॉट है, म्यू की वैल्यू लेस देन म्यू नॉट है, तब तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, और म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये जो फोटोन है जिसके करस्पॉन्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, म्यू नॉट, और उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, वर्क फंक्शन के इक्वल। तो क्या आप बोल सकते हो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच म्यू नॉट? अगर कभी आपको वर्क फंक्शन की वैल्यू दे दी, कभी आपको वर्क फंक्शन दे दिया और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो उस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल पुट कर दो, म्यू की वैल्यू एच म्यू नॉट के इक्वल पुट कर दो, वर्क डब्ल्यू की वैल्यू। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच म्यू नॉट। डब्ल्यू क्या होता है बोलो, वर्क फंक्शन। कई कई जगह पर इसको क्या लिख देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी लिख देते हैं, कई कई जगह पर क्या लिख देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है भाई, और जो अपना म्यू नॉट होगा उसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा कई बार ना क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ना देके ना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म्स में दे देते हैं। तो बस जो म्यू नॉट है उसके करस्पॉन्डिंग जो फोटोन की वेवलेंथ आएगी उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल देंगे। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू एच म्यू नॉट भी लिख सकते हैं, या फिर एच सी बाई लैम्डा नॉट भी लिख सकते हैं। जो म्यू नॉट है वो क्या है बोलो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बस एक बात याद रखना यार, म्यू नॉट और लैम्डा नॉट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाओगे तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है एक तरह से। तो क्वेश्चन में अगर कभी पर हमको वर्क फंक्शन की वैल्यू दे दी तो हमसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी पूछ सकता है। एक एग्जांपल करवाता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल करवाता हूं, ठीक है।
फॉर ए मेटल वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 5 लेट्स से कि 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पहला, फाइंड आउट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और दूसरा फाइंड आउट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब लैम्डा नोट, फाइंड आउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसके ना दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा, एक आसान तरीका और एक जो लेंदी तरीका है लेकिन स्टैंडर्ड तरीका है, एक स्कूल वाला तरीका और एक मतलब बेसिकली क्या बोलेंगे एग्जाम वाला तरीका, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो वर्क फंक्शन दे दिया वर्क फंक्शन W की वैल्यू कितनी दे दी 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले कैसे बताऊं, पहले मैं आपको एग्जाम वाला तरीका बता देता हूं। ठीक है भाई, पहले कौन सा बता देता हूं, एग्जाम वाला। आपको याद होगा यार कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो मैंने आपको बताया था कि 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा रहता है। अगर हम लोग डायरेक्टली लैम्डा को किस में रख दें, एंगस्ट्रॉम में, और यहां से एनर्जी ऑफ फोटोन किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसमें आप वेवलेंथ और एनर्जी को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। अगर एनर्जी किस में हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वेवलेंथ किस में हो, एंगस्ट्रॉम में। तो अगर हमको वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दी हुई है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो भी ये तरीका सही है, और अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं एंगस्ट्रॉम में। अब यहां पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है कि नहीं दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। तो आप एनर्जी जो वर्क फंक्शन है वो 1.24 पुट कर दो तो यहां से लैम्डा आ जाएगा। तो पहला एनर्जी ऑफ फोटोन भाई वर्क फंक्शन के इक्वल पुट कर दो, यानी कि 1.24 एंड दैट इज इक्वल टू 12400 डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो यहां से लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम कितना आ गया, 12400 डिवाइडेड बाई 1.24। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बोलो यार, यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो 100 इंटू 100, 10⁴ एंगस्ट्रॉम आ गई, या फिर 10,000 एंगस्ट्रॉम आ गई। अब इसको 10⁴ इंटू एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर, तो यहां से ये 10⁻⁻6 मीटर आ गया कि नहीं आ गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। दिस इज लैम्डा नोट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻⁻6 मीटर आ गई। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना आ गया, 10⁻⁻6 मीटर। बोलो हाँ या ना। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है तो म्यू नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, देखो एच म्यू नोट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नोट होता है, या फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या थी, सी बाई लैम्डा नोट थी यार, सी बाई लैम्डा थी। अरे सबसे पहले वेव में यही तो फॉर्मूला बताया था। तो म्यू नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नोट इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा नोट। यहां पर लैम्डा की वैल्यू पता है तो म्यू नोट आ जाएगा, देख लेते हैं। म्यू नोट इज इक्वल टू सी 3 इंटू 10⁸ बाई लैम्डा। लैम्डा कितना है, 10⁻⁻6 मीटर, तो 10⁻⁻6 मीटर। तो म्यू नोट यहां से कितना आ गया, 3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये अपना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गया। क्या आ गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई और ये अपना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गया। बोलो क्लियर है। ये तो मैंने डायरेक्टली आपको करके बता दिया और आपको एग्जाम में ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन अगर मान लो आपको स्कूल में करना है, स्कूल का एग्जाम है, आपको क्वेश्चन दे दिया कि भाई एनर्जी मतलब वर्क फंक्शन इतना है तो बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा। और थ्रेशोल्ड मतलब वर्क फंक्शन जो है वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना दिया हुआ है, 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है ना। तो हम लोग अब ये तो हो गया अपना एग्जाम वाला। अब ऐसे एग्जाम वाला मैंने इतना बड़ा करके दिखाया हुआ, ये तुरंत हो जाएगा मतलब, है ना। अब आपको स्कूल वाला करना है। मान लो स्कूल के एग्जाम में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि वर्क फंक्शन की वैल्यू 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है जी, तो आप इसको क्या करो, 1.24 इसको जूल में कन्वर्ट कर लो इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, एक बार के लिए इसको देख लेंगे। अब ये जो वर्क फंक्शन है ना, इसको एच म्यू नोट लिखो। तो वर्क फंक्शन कितना हो गया, 1.24
इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू h कितना होता है 6.626 इंटू 10 रेज पर माइनस 34 और इंटू म्यू नोट। ठीक है, क्लियर। तो यहां से एक बार देखो आप लोग, म्यू नोट की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर तो बन जाएगा 1.24 इंटू 1.6 और डिवाइडेड बाई 6.626 और पावर जो बनेगी यहां पर 10 की पावर माइनस 19 है, यहां पर 10 की पावर माइनस 34 है, ये नीचे जाएगा तो 10 की पावर माइनस 34, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 34, तो इंटू 10 की पावर बन गई 15। अब ये वैल्यू एक बार सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, मैं आपको सोल्व करके ही बता देता हूं, ये वैल्यू एक बार सोल्व करके ही बता देता हूं। 1.24 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 6.626 0.299 है, तो ये वैल्यू 0.299 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज या फिर 2.99 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। अरे भाई वही तो आया, उसमें कितना आ रहा था, उस मेथड से कितना आ रहा था 3 इंटू 10 की पावर 14, इससे आ रहा है 2.99 इंटू 10 की पावर 14, तो क्या फर्क पड़ा, सेम ही तो है, सेम ही तो है, बोलो नहीं है क्या, सेम सेम ही है यार, 2.99 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, बोलो बात समझ आई क्या, बात समझ आ गई, 2.99 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज यानी कि 3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इससे निकाल ली, तो फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी निकाल सकते हो, फिर ऐसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल के बता दो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नोट के लिए क्या करोगे, म्यू नोट इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा नोट। अब ये म्यू नोट जो है वो 2.99 या 3 इंटू 10 की पावर 14 मान लो इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 और डिवाइड बाई लैम्डा नोट, कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा नोट की वैल्यू 10 की पावर माइनस 6 मीटर आ गई, तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी आ गया। अब स्कूल के एग्जाम में आपको ऐसे करके बताना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में कन्वर्ट किया और फिर उसको एच म्यू नोट के इक्वल लिखा, तो वहां से म्यू नोट की वैल्यू पहले आ जाएगी और फिर म्यू नोट इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा नोट। अब जैसे ये फॉर्मूला जो है ना वो मैं काफी बार भूल जाता था इसमें, लेकिन जो एनर्जी ऑफ फोटोन है ना वो हम लोग कभी नहीं बोलते कि भाई एच म्यू होता है या फिर एच सी बाई लैम्डा होता है, तो यहां से आप फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में रिलेशन निकाल सकते हो कि एच म्यू जो रहता है वही एच सी बाई लैम्डा है, तो एच से एच कैंसिल आउट करोगे तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला कभी नहीं बोलोगे आप, बोलो क्लियर हुई कि नहीं हुई बात, क्लियर हो गई। अच्छा, एक बात अब कुछ और एग्जांपल्स के साथ में मैं और पहले एक जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक बेसिक चीज होती है वो बता देता हूं, ठीक है। ये वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो क्वेश्चंस इसमें समझने का इतना ही था, अब हम लोग क्या करते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम ए सरफेस starts only when the light incident upon the surface has a certain minimum, ऑप्शन ए है इंटेंसिटी, ऑप्शन बी है वेवलेंथ, ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी है वेलोसिटी। क्या आएगा बोलो, कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी होगी तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा, बिकॉज एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच म्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच म्यू। तो म्यू से म्यू अगर ज्यादा होगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन भी ज्यादा होगा और तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। हो गया भाई, ये क्लियर हो गया सभी को। अच्छा, अब मैं ना एक दो एग्जांपल्स और करवा देता हूं, फिर इक्वेशन भी बता देता हूं, वो इक्वेशन जो होती है हाँ यहां से करवा देता हूं, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है भाई, तो पहली इक्वेशन तो ये हो सकती है कि एनर्जी ऑफ फोटोन, जो सबसे बेसिक इक्वेशन है, जो जिसके बेसिस पे हम लोग करेंगे कि जो भी एनर्जी ऑफ फोटोन आएगा उसमें हमको क्या घटाना पड़ेगा, वर्क फंक्शन घटाना पड़ेगा, एंड दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, पहली बात। दूसरी बात, एनर्जी ऑफ फोटोन को हम लोग एच म्यू लिख देते हैं, माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वर्क फंक्शन को एच म्यू नोट भी बुला सकते हो, तो एच म्यू माइनस एच म्यू नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
H कॉमन ले सकते हैं तो H इंटू म्यू माइनस म्यू नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा भी लिख सकते हो। और यही चीज हम लोग अगर वेवलेंथ के टर्म्स में करेंगे तो एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, बोलो भाई, हाफ एम वी स्क्वायर भी होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो कुछ ऐसी इक्वेशन भी बन सकती है कि एच म्यू माइनस एच म्यू नोट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर वेवलेंथ के टर्म्स में होगा तो एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नोट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ऐसे कोई भी इक्वेशन हो सकती है। ये वाली इक्वेशन भी सही है, ये वाली 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 भी सही है। ठीक है, अच्छा जी, अब एक एग्जाम्पल मैं कर लेता हूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल आप लोग ट्राई करेंगे क्या? इफ लैम्डा नोट एंड लैम्डा बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, देन वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेसेस। क्या होगा भाई? मतलब जो फोटोन्स हमारे एक्चुअली टकरा रहे हैं, जैसे ये मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है। अच्छा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो अपना वर्क फंक्शन होता है या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है, वो मेटेलिक सरफेस की प्रॉपर्टी रहती है। किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए वर्क फंक्शन फिक्स होगा तो उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी फिक्स होगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी फिक्स होगी। और जो ये फोटोन्स टकरा रहे हैं, इनकी वेवलेंथ है लैम्डा, और इस मेटेलिक सरफेस के लिए जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो क्या है, अपना लैम्डा नोट है। तो क्या होगा, हम तो सिंपल सा एक फंडा जानते हैं भाई कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन आएगा और माइनस जो वर्क फंक्शन आएगा, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतना ही जानते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात होती तो एच म्यू लिखते, लेकिन वेवलेंथ के टर्म्स में बात हो रही है तो एच सी बाई लैम्डा लिख देंगे, माइनस वर्क फंक्शन की वैल्यू एच सी बाई लैम्डा नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन मुझे चाहिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हाफ एम वी स्क्वायर लिख दूंगा तो कोई समस्या थोड़ी ना। तो एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नोट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो, तो यहां से वेलोसिटी निकालनी है भाई, निकाल लेंगे यार। क्या करेंगे बोलो, देखो क्या करेंगे, एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नोट, एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नोट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा, एच सी कॉमन ले लेते हैं तो 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नोट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और सोल्व कर लेते हैं तो एच सी कॉमन ले लिया, इधर लैम्डा नोट माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू लैम्डा नोट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसका 2 भी इधर ले आओ, इसका m नीचे, इधर 2 डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 एच सी इंटू लैम्डा नोट माइनस लैम्डा बाई लैम्डा इंटू लैम्डा नोट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। फिर m से डिवाइड भी कर दो, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है, ऑल तो कुछ है नहीं इसमें, तो 2 एच सी बाई एम लैम्डा नोट माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू लैम्डा नोट इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब v निकालना है तो इसका अंडर रूट कर दो, तो 2 एच सी बाई एम लैम्डा नोट माइनस लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा इंटू लैम्डा नोट, और इसका अंडर रूट ये आ जाएगा अपना वेलोसिटी। ये इक्वेशन आएगा यार, बहुत सिंपल सा है। बस इसी इक्वेशन को मैंने बहुत ही लेंथी प्रोसेस से ये दिखाया है। तो क्या आंसर आएगा, 2 एच सी बाई एम लैम्डा नोट माइनस लैम्डा 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 नोट। देखो अब ऑप्शंस में भी ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्या है 2 एच सी बाई एम दिख रहा है तो 2 एच सी बाई एम, और फिर वो ये, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। दिख रहा है सभी को, क्लियर हो रहा है क्या, क्लियर हो रहा है? अच्छा जी, तो अब मैं एक एग्जांपल और करवा देता हूं आपको, एक एग्जांपल और करवा देता हूं, और एक और टर्म भी आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, विच इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत सिंपल है। मान लो आपके पास में एनर्जी ऑफ फोटोन आया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब फोटोन जो आ रहा है वो 8 एनर्जी के साथ में आ रहा है, और वर्क फंक्शन कितना है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप पहला मुझे बताइए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग क्या सोचेंगे, भाई फोटोन 8 एनर्जी के साथ में आया है, माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको न्यूक्लियस के चंगुल से बाहर निकलने के लिए चाहिए, पुलिस को रिश्वत देनी पड़ेगी, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, बस उसी को वोल्ट में लिख दो, दैट विल बी योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कई बार हमसे क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इस केस में क्या आ जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब रोकने वाला पोटेंशियल। भाई जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो कितनी एनर्जी थी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अब तुम कैसे ना कैसे करके उसको रोकना चाहते हो, तो आपको इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके रुकेगा वो। 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके रुक जाएगा। मतलब आप ऐसे समझो, आपने एक पुलिस चेक पोस्ट पार करनी थी, आपके पास में यहां पर रुपए थे 8, ये पुलिस चेक पोस्ट नंबर 1 है, पुलिस चेक पोस्ट नंबर 1। यहां पर कितनी रिश्वत देनी पड़ती है, 5 रिश्वत देनी पड़ती है। 8 रुपए थे, 5 रुपए की रिश्वत दी, यहां से निकले तो 3 रुपए बचे आपके पास में। अब यहां पर ये 3 रुपए लेके चल रहे हो, तो जो अगली चेक पोस्ट है वो कितने रुपए की होनी चाहिए ताकि उसको क्रॉस करने के बाद में आपके पास में बिल्कुल भी रुपए ना बचे, तो 3 रुपए की होनी चाहिए ना भाई, ऑब्वियसली। जो पुलिस चेक पोस्ट नंबर 2 है, पुलिस चेक पोस्ट नंबर 2, ये अगर 3 रुपए की होगी तभी तो यहां से निकलोगे तो 0 बटे सन्नाटा बचेगा आपके पास में। और वही ये सवाल एक्चुअली पूछता है कि भाई अगली पुलिस चेक पोस्ट कितने रुपए की रखें ताकि जो ये बंदा जो निकल रहा है ना यहां से, उसके पास में बिल्कुल भी पैसे ना बचे। तो मान लो कि भाई आपके पास में मान लो कि आपके पास में 12 रुपए थे और पुलिस चेक पोस्ट नंबर 1 जो है वो 5 रुपए की है, तो यहां से जब निकलोगे तो 7 रुपए बचेंगे। तो अगली पुलिस चेक पोस्ट कितने की होनी चाहिए, 7 रुपए की होनी चाहिए। मतलब यहां पर अगर मान लो मैं एनर्जी ऑफ फोटॉन्स बोल देता हूं कि 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना बोल देता हूं, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वर्क फंक्शन कितना है, 5 है। मतलब न्यूक्लियस के चंगुल से निकालने के लिए 5 रुपए चाहिए। मैं अब ये बार बार रुपए क्यों लिख रहा हूं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा बोलो यार, जितने फोटॉन्स की एनर्जी थी माइनस वर्क फंक्शन, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। और यहीं पर अगर तुमसे कोई पूछे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, तो कितना आ जाएगा, 7 वोल्ट आ जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ जाएगा बोलो, 7 वोल्ट। समझ में आ गई बात, बोलो समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ रही है बात। तो अब मैं कुछ और क्वेश्चंस करवा देता हूं, और ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आप इसको ट्राई कीजिए। कर लिया भाई आप लोगों ने, देखो हम लोग इसको सोल्व करते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। ए लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, a light source of wavelength lambda illuminates a metal surface and ejects photoelectron with kinetic energy is equal to 1 electron volt. Another light source of wavelength lambda by 3 ejects photoelectron with kinetic energy is equal to 4 electron volt. Find out work function. Options दिए हुए 1, 2.5, none of these. तो ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे। भाई एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो उसकी एनर्जी को मैं E मान लेता हूं। कितनी मान लेता हूं, E, और E की वैल्यू hc बाई लैम्डा होगी। तो आपको hc बाई लैम्डा से आपको एक्चुअली वैल्यूज पुट नहीं करनी, बस आप एनर्जी मान लो E। तो इसकी एनर्जी आप बता सकते हो क्या कितनी होगी। भाई देखो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो hc बाई लैम्डा होती है, मतलब लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इतना तो मानते हो, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैंने वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा से लैम्डा बाई 3 कर दी है, तो अगर वेवलेंथ कम करी है तो एनर्जी बढ़ेगी, इतना तो मानते हो। तो एनर्जी एक्चुअली कितनी हो जाएगी, 3E हो जाएगी। इतना समझ में आया क्या। अगर इसकी एनर्जी E है तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3E हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है। बस अब तो हो गया सवाल अपना। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन थी वो E माइनस वर्क फंक्शन था मान लो W, और उस केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरे केस में एनर्जी जो फोटोन की है वो एक्चुअली E नहीं है, वो 3E है। कुछ लोग इसको E बाई 3 कर देंगे। अरे भाई वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा बाई 3 हुई है, वेवलेंथ की वैल्यू 1/3 आपने कर दी, तो एनर्जी 3 गुना हो जाएगी। तो 3E माइनस वर्क फंक्शन तो अभी भी W है, और इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 4 है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बस 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है। नहीं कर लोगे क्या। अरे इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3E माइनस 3W इज इक्वल टू 3।
और ये वाली इक्वेशन है 3e माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 4, इसमें से ये घटा दो तो ये 2w इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहां से w की वैल्यू 0.5, वर्क फंक्शन तो आ गया 0.5, मतलब अपना ऑप्शन सी आ जाएगा। हमको वर्क फंक्शन ही फाइंड आउट करना था तो ऑप्शन सी आ जाएगा। वर्क फंक्शन 0.5 आ गया तो यहां से एनर्जी ऑफ फोटोन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बोलो। यहां पर 0.5 पुट करेंगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो इस वाले केस में आएगी वो आएगी 1.5 और इस वाले केस में आएगी 4.5। ठीक है, तो ये अपना ऐसे सोल्व कर लेंगे। क्लियर है भाई, अंडरस्टूड, वेरी इजी क्वेश्चन। चलो अब मैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़े ग्राफ बनवा देता हूं, कौन कौन से ग्राफ इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ ग्राफ करवा देता हूं मैं आपको। ठीक है, चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं। ग्राफ रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ग्राफ देखते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला तो बहुत सिंपल सा ग्राफ होगा यार, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। भाई मान लो कि फ्रीक्वेंसी ये म्यू नोट है, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेस देन म्यू नोट हुई तब क्या होगा, म्यू की वैल्यू लेस देन म्यू नोट। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोलो हाँ या ना, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां पर तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा, 0 आएगा, बोलो। अरे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल ही नहीं रहे होंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0। और फिर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आएगा, एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो म्यू की वैल्यू बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे म्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ता जाएगा। और ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू होगी स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड दैट विल बी इक्वल टू h। क्यों भाई, जो हमारा जैसे मान लो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है या 2x माइनस 3 है, तो जो x के सामने रहता है वही तो स्लोप रहता है। तो इस केस में जैसे स्लोप 2 होता, मान लो y इज इक्वल टू 4x माइनस 3 रहता, तो x के सामने जो लिखा हुआ है यहां पर 4 जो है वो स्लोप होता, यहां पर 2 जो है वो स्लोप होता, तो यहां पर x एक्सिस पे म्यू है तो म्यू के सामने जो लिखा रहेगा h, दैट विल बी योर स्लोप। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h आ जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो एक तो ये ग्राफ हमको देखने को मिलेगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस म्यू का। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस म्यू में क्या होगा, म्यू की वैल्यू लेस देन म्यू नोट है तब तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, और फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और जो ये म्यू नोट है ये क्या है बोलो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बोलो क्लियर हो गई। अच्छा एक बात और है यार, एक बात और है, जो अपना काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो खाली फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। भाई मान लो एक केस में मैं 100 फोटॉन्स टकराता हूं या 100 फोटॉन्स टकराते हैं मेटेलिक सरफेस से, और एक केस में 1000 फोटॉन्स टकराते हैं, लेकिन भाई एक फोटोन तो एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा ना। तो ऐसा थोड़ी ना कि नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, नहीं। अरे यार पुलिस चेक पोस्ट से हर बंदा जा रहा है 8 रुपए लेके, कितने रुपए, 8 रुपए लेके, और पुलिस चेक पोस्ट का जो टोल है वो कितना है, 5 रुपए। तो जो हर बंदा निकलेगा वो बाहर 3 रुपए लेके ही तो निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर ज्यादा बंदे निकल रहे हैं तो इधर की तरफ उनके पास में ज्यादा रुपए हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक बंदे के पास में तो 3 रुपए ही बचेंगे ना। अब जितने भी बंदे निकलते जाएं, 100 बंदे निकल रहे हैं तो 100 बंदों के पास में 3 रुपए होंगे, 1000 बंदे निकल रहे तो 1000 बंदों के पास में 3 रुपए होंगे, लेकिन हर बंदे के पास में रुपए होंगे 3 ही। बंदे भले इधर ज्यादा रहेंगे क्योंकि इधर से ज्यादा बंदे आ रहे तो इधर से ज्यादा बंदे निकलेंगे, इधर से ज्यादा फोटॉन्स टकरा रहे हैं तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहेगी। मतलब कि अगर मैं कुछ ऐसी बात करता हूं, ध्यान से सुनना, और ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
तो वो एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन होगा। इसका मतलब है कि वो एक तो खाली डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे, या फिर उसको एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंडेंट अपॉन पहला फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। अगर मेटल फिक्स है तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं यहां भाई वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करेगा, अलग अलग मेटल में अलग अलग बात आएंगी, ठीक है, वो भी ठीक है। या फिर वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ फोटोन पे डिपेंड करेगा। इन सब पे तो डिपेंड करेगा, ठीक है भाई। किस पे डिपेंड नहीं करेगा? नंबर ऑफ फोटोन्स, या फिर जिसको मैं बोलता हूं इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब इंटेंसिटी का मतलब ये है कि भाई आपने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स गिराए तो क्या जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी? नहीं भाई, ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स टकरा रहे हैं तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही रहेगी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? विल डिपेंड ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड नॉट अपॉन द इंटेंसिटी। विल नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी का मतलब यार अगर देखे थोड़ी डार्क लाइट है, मतलब ऐसे समझो कि मंदी लाइट है तो मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स कम है। अगर एकदम तेज लाइट है तो नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा है। विल नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज्ड। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा भाई साहब। अच्छा, तो इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड करेगा भाई? इंटेंसिटी अगर हम लोग बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी हम लोग अगर बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहा है। भाई पहले 100 फोटोन्स थे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 100 निकलेंगे। अब आपने नंबर ऑफ फोटोन्स 1000 कर दी तो अब 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फोटो करंट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा बोलो? फोटो करंट बढ़ जाएगा। अरे भाई फोटोन्स की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है वो फोटो करंट है, तो कम इलेक्ट्रॉन्स उस डिटेक्टर पे टकरा रहे थे तो करंट कम फ्लो कर रहा था। अरे करंट क्या होता है यार बताओ ना? करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड बाई टाइम। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? करंट बिल्कुल कर रहा है। तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा आए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकले, क्योंकि हर एक फोटोन हर एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो ज्यादा फोटोन्स टकराएंगे मतलब इंटेंसिटी ज्यादा कर रहे हो तो ज्यादा फोटोन्स टकरा रहे, ज्यादा फोटोन्स टकरा रहे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो चार्ज ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा। तो इंटेंसिटी चेंज करने से करंट चेंज होता है, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी कर लो फिर। ये वाला क्वेश्चन, ये ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बोला है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट मतलब हमें गलत स्टेटमेंट बताना है, यहां पे कौन सा है। यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं या 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से कुछ स्टेटमेंट सही है और एक गलत है, तो मुझे गलत वाला स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो तो एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन होगा, और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है? hc बाय लैम्डा। तो ऑब्वियसली जो ये वाला स्टेटमेंट है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड नहीं करता, ये क्या है? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल क्या है? गलत है। फिर क्या बोला? फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भाई फोटो करंट जो है वो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करेगा। बात समझ रहे हो? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड नॉट ऑन द इंटेंसिटी।
ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है भाई। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब एक तरह से क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे ही डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे ही डिपेंड करेगा, एंड नॉट ऑन द इंटेंसिटी। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इससे क्या समझ में आया? यहां से मुझे यह समझ में आया कि B एंड C जो है वो तो करेक्ट है, B एंड C आर करेक्ट स्टेटमेंट, और जो A है वो इनकरेक्ट है। A क्या है? इनकरेक्ट। A क्या है बोलो? इनकरेक्ट। और मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढना है, तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो? आंसर क्या आ जाएगा? A आ जाएगा भाई। आंसर क्या आ जाएगा? A। क्लियर हो गई बात? ठीक है भाई, ये नोट कर लिया। चलो अब मैं कुछ और ग्राफ बनवा देता हूं आपको, ठीक है? कुछ और ग्राफ बनवा देता हूं, वो ग्राफ हम लोग और देख लेते हैं। जैसे ये पहला ग्राफ जो हमने बनाया था, उसी ग्राफ का थोड़ा एक मॉडिफाइड वर्जन भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखते हैं, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी y एक्सिस पे है, फ्रीक्वेंसी x एक्सिस पे है। तो मान लो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू म्यू नोट से कम है ना? म्यू नोट क्या रहती है अपनी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। म्यू की वैल्यू म्यू नोट से कम है तो इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां पर कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है भाई? और बाकी फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है? यहां पर तो 0 होगा, बाकी फिर स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी, इसका जो थीटा होगा, tan थीटा, दैट इज इक्वल टू स्लोप, वो कितना होगा? h होगा। अब कई बार क्वेश्चन में आपसे क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ना देके आपको दे देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब वो होता है वोल्ट में वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो उसमें ग्राफ जो है वो एग्जैक्टली सेम आएगा। म्यू नोट से नीचे तो कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं होगा, म्यू नोट से नीचे तो कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं होगा, और उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन। लेकिन बस यहां पर जो tan थीटा है ना, उसकी वैल्यू जो स्लोप के इक्वल होगी वो h/e हो जाएगा यार। क्यों आएगा ऐसा भाई? इधर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, उसको E से डिवाइड करेंगे तभी तो वोल्ट में आएगा। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में होता है वो वैल्यू किसके इक्वल होती है? जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखने को मिलती है। लेकिन यूनिट तो मैच करेंगे ना, काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको E से डिवाइड कर दोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा वोल्ट में। तो यहां पर स्लोप में भी हमको E से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब यहां पर स्लोप h होता है तो यहां पर स्लोप h/e होगा, ठीक है? अच्छा, एक ग्राफ और देख लेते हैं, विच इज फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, ठीक है? तो एक्चुअली ऐसा होगा, देखो ध्यान से सुनो। अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अपोजिट डायरेक्शन में लगा के रखेंगे, जैसे मान लो यहां पर लगा के रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे तब तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली क्या होंगे? रुक जाएंगे, आगे मूव ही नहीं करेंगे। मतलब ऐसे समझो भाई, मान लो कि फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है? 8 है। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है? 8। वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया? 8 - 5, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ गया? 3 वोल्ट आ गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अगर लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे, और रुक जाएंगे मतलब उस डिटेक्टर से नहीं टकराएंगे। अरे जो सबसे पहले मैंने जो बनाया था ये वाला देखना ध्यान से, ये वाला, इस डिटेक्टर से भाई अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ रहे हैं और यहीं पे रुक गए तो इस डिटेक्टर से टकराएंगे ही नहीं, और टकराएंगे नहीं तो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो फोटो करंट क्या होगा? 0 होगा। तो मतलब अगर आपने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने की कोशिश करी
वो तभी तो पता चलेगा जब बैटरी इधर होगी या ये एमीटर की जो सुई है वो इधर होगी, और वो तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर टकराएंगे इस डिटेक्टर से। अब अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया है, इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए लगा दिया है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और अगर नहीं पहुंचेंगे तो करंट हमको दिखाई नहीं देगा, मतलब फोटो करंट क्या होगा, जीरो होगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमको, कैसा देखने को मिलेगा, ध्यान से सुनना। ये वाला, अगर आपने फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 3 वोल्ट ली हुई है ना, तो मतलब अगर आप -3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अगर लगा देंगे विच इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो फोटो करंट की वैल्यू 0 होगी, और उसके बाद में ऐसा आपका बढ़ता जाएगा। सो दिस इज फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो डिफरेंट मेटल्स के लिए हो सकता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग हो, और ये जो करंट होता है ना, इस करंट को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं, बोलो, सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। ये सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करेगा, बोलो, दिस इज डिपेंडेंट अपॉन इंटेंसिटी, डिपेंडेंट अपॉन इंटेंसिटी। और जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है किस पे डिपेंड करेगा, दिस इज डिपेंडेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी, डिपेंडेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो इसमें ना दो टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो ये वैल्यू चेंज होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, और अगर आप इंटेंसिटी को चेंज करोगे तो ये करंट जो सैचुरेशन करंट है वो चेंज होगा, ये वाली चीज चेंज नहीं होगी। तो इसमें दो टाइप के ग्राफ बनाते हैं। पहला मैं बनाता हूं फॉर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, पहला ग्राफ बनेगा फॉर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम है तब क्या होगा भाई, अगर फ्रीक्वेंसी आपने फिक्स कर दी, और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड क्या करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फिक्स कर दिया, तो फॉर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फिक्स्ड, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फिक्स्ड। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो उस केस में ग्राफ देखो कुछ ऐसा बनेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो कुछ ऐसा बनेगा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल तो फिक्स हो गया, ये हो गया लेट्स से कि ये, अच्छा फ्रीक्वेंसी नहीं है ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर अगर हम लोग लिख देंगे तो ये हो जाएगा V स्टॉपिंग, जो कि फिक्स्ड हो गया। तो अगर ऐसा ग्राफ आएगा इंटेंसिटी 1 के करस्पॉन्डिंग, तो ऐसा ग्राफ आएगा इंटेंसिटी 2 के करस्पॉन्डिंग, ऐसा ग्राफ आएगा इंटेंसिटी 3 के करस्पॉन्डिंग। क्या आप मुझे बता सकते हो I1, I2 और I3 में क्या रिलेशन है? देखो फ्रीक्वेंसी अगर आपने फिक्स कर दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स है, दिख रही है क्या, सभी केसेस में स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स आ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स आ रहा है। ये I1 इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग करंट आया इतना, I2 के करस्पॉन्डिंग करंट आया इतना, I3 के करस्पॉन्डिंग करंट आया इतना। जिसमें करंट ज्यादा है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो कर रहे हैं, मतलब उसमें फोटॉन्स ज्यादा टकराए होंगे, मतलब उसमें इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गई। तो इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, तो ऐसे ये सैचुरेशन करंट की वैल्यू जो है वो डिफरेंट आएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स्ड रहेगी, दिख रहा है। और यहीं पर अगर मैं फॉर फिक्स्ड इंटेंसिटी बनाऊं, फिक्स्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की वैल्यू फिक्स्ड है, तो इसका मतलब है कि सैचुरेशन करंट फिक्स्ड होगा अपना। अब इस बार सैचुरेशन करंट इज फिक्स्ड, और फ्रीक्वेंसी हो सकता है कि भाई चेंज करे। तो यहां पर अपन अगर हम लोग, अच्छा इधर क्या लिखा है मैंने, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा यार, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये है अपना फोटो करंट, करंट है ये, फोटो करंट है, ठीक है। और इधर भी फोटो करंट, इधर फोटो करंट, इधर भी
फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ बनाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग ऐसा करंट आएगा, किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग करंट उतना ही आएगा, देखो, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग हो गया। किसी तीसरी फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग कुछ ऐसा आएगा। दिख रहा है ग्राफ? तो इसमें आपको क्या देखने को मिला कि सैचुरेशन करंट की वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है। सैचुरेशन करंट इज फिक्स्ड। दिख रहा है सभी को? क्योंकि इंटेंसिटी सेम है। अच्छा, इसमें मान लो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3 वोल्ट, ये है 4 वोल्ट, ये है 5 वोल्ट। तो जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा, इसका मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। तो यहां पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल नंबर 1 है, Vs1, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल नंबर 2 है, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल नंबर 3 है। तो जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, उसमें फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा रही होगी। तो अगर कोई बोले कि भाई ये वाला μ3 के करस्पॉन्डिंग है, ये वाला μ2 के करस्पॉन्डिंग है, ये वाला μ1 के करस्पॉन्डिंग, तो μ3 सबसे ज्यादा, μ2 उससे कम, और μ1 सबसे कम। मतलब इस वाले केस में ना फ्रीक्वेंसी सबसे कम रही होगी और वेवलेंथ क्या रही होगी? सबसे ज्यादा रही होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में लैम्डा कंपेयर करवा ले तो फिर ये आ जाएगा। ठीक है ना? ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस पलट के पूछ सकते हैं। आपको ग्राफ दे देंगे, बोलेंगे इसमें वेवलेंथ λ1 थी, इसमें λ2, इसमें λ3, बताओ क्या होगा? ढूंढते रहो भाई, कुछ नहीं कर पाओगे। आपको ये वाली लाइन देखनी है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है, इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना, इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना। तो इस वाले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रही होगी। अरे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आएगा? hν माइनस वर्क फंक्शन। और ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बस इसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देंगे, क्योंकि वही वोल्ट में लिख देंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वो म्यू पे डिपेंड करा। इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है, इसमें इतना है, इसमें इतना है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इसमें सबसे ज्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स इसमें सबसे ज्यादा रही होगी, μ3 की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? सबसे कम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया सभी को? नोट करो यार ये। नोट कर लिया भाई सभी ने? अब मैं आपको कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करवा देता हूं। ये वाला, ठीक है, मैं एकदम एग्जैक्टली एनसीईआरटी से ही स्निप करके लेके आया हूं ताकि आपको दिखे। ठीक है, एनसीईआरटी का ये अपना प्रॉब्लम नंबर 2.8 है। ठीक है, आप एनसीईआरटी में देख भी सकते हो, सेम टू सेम प्रॉब्लम मैंने यहां पर लिखा है। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 2.8। मैंने एनसीईआरटी वाले प्रॉब्लम सबसे लास्ट में इसलिए करवाए हैं क्योंकि एनसीईआरटी वाले प्रॉब्लम्स में कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में दिक्कत है, कैलकुलेशन लेंदी है। अगर मैं शुरू में आपको ये करवा देता तो आप कैलकुलेशंस में फंस जाते, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता। तो अब आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। तो अब हम लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, बस इतना सा ही आता है इनमें, उनमें कैलकुलेशंस में लैम्डा दे दी 300 नैनोमीटर। देख लेते हैं, लैम्डा की वैल्यू 300 नैनोमीटर मतलब क्या हो गया बोलो? 300 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, मतलब 3 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। ठीक है, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सोडियम? व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज ए फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड? ठीक है, मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज ए फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड, और व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। मतलब एक तरह से एक तो वर्क फंक्शन पूछ रहा है और एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां पर ध्यान से सुनना, आप लोग एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन के बारे में अब कैलकुलेशन मत करो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स और 1 मोल फोटोन्स के बारे में कैलकुलेशन करो। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन देख लेते हैं पहले। अब देखो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैं फिर से बता रहा हूं। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितना हो जाएगा? h इंटू सी बाई लैम्डा।
अब मैं एक फोटोन की एनर्जी मत करो, आप एनर्जी ऑफ 1 मोल कर लो, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स, ठीक है भाई, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स तो कितनी आ जाएगी? एक मोल के लिए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6.022 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23 और इंटू hc बाई लैम्डा। अच्छा, तो मैं hc बाई लैम्डा वैल्यू एक फोटोन की एनर्जी भी निकाल के बता देता हूं और 1 मोल की भी निकाल के बता देता हूं, लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैं फिर से बता रहा हूं। तो एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन कितना आएगा? एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन है ना, मैं वैल्यू सारी लिख देता हूं। एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन hc बाई लैम्डा मतलब 6.626 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ पावर 8 और डिवाइड बाई लैम्डा कितना है? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू कितनी आ गई? 6.626 इंटू, देखो 10 की पावर माइनस 7 से 10 की पावर माइनस 34 कैंसिल आउट करोगे तो माइनस 27 हो जाएगा, और ये 10 की पावर माइनस 19 जूल। एक फोटोन की एनर्जी तो इतनी है, ठीक है, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी तो इतनी है। अच्छा, सिंगल इलेक्ट्रॉन की भी निकाल लेते हैं, तो यहां पर ये 1.68 इंटू 10 रेज़ पावर 5 जूल पर मोल दिया हुआ है ना, ये एक मोल इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन कितनी आएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहां पर दिक्कत एक्चुअली इसलिए हो रही है क्योंकि हमको मोल के टर्म्स में दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, हम तो एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे ना भाई, तो कितनी होगी? जितनी 1 मोल की दे रखी है 1.68 इंटू 10 रेज़ पावर 5 और डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स की मिला के इतनी एनर्जी है, तो एक इलेक्ट्रॉन की इतनी आएगी। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये वैल्यू कितनी आई? ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई 0.279, तो ये वैल्यू आ गई 0.279 और इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल, या फिर 2.79 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, ये आ गई भाई। इसका मतलब है कि फोटोन इतनी एनर्जी के साथ में आया था, फोटोन इतनी एनर्जी के साथ में आया था, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसकी इतनी एनर्जी बच गई, तो एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से वर्क फंक्शन कितना आ जाएगा? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना आया बोलो यार? ये 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है, और ये 2.79 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है, तो 6.626 और माइनस ये 2.79 और इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। इसको सोल्व कर लो यार, 6.626 माइनस 2.79 पुट कर दो, कितना आएगा? देखो 6.626 मतलब सोल्व कर लेते हैं सीधा, माइनस 2.79 3.836 कितना आएगा? 3.836 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये वर्क फंक्शन हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ये वर्क फंक्शन हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। अगर ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा, अगर मोल के टर्म्स में देखेंगे तो वर्क फंक्शन अगर मोल के टर्म्स में देखेंगे तो कितना आएगा भाई? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी 3.836 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, और 1 मोल के लिए फिर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कर दो। ये वैल्यू कितनी आएगी? 6 इंटू 3 कर दोगे 23.1, और इंटू ये देखोगे तो 10 की पावर 4 जूल पर मोल, या फिर 2.31 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल। इतनी कम से कम एनर्जी चाहिए थी, 2.31 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल। और फोटोन्स आए कितनी एनर्जी के साथ में थे, या फिर बाहर कितनी एनर्जी के साथ में निकले हैं? 1.68 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। तो मिनिमम एनर्जी तो ये हो जाएगी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम, रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम। तो एक मोल को निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए,
और एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ? मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रहा है। तो भाई जितनी एनर्जी चाहिए है, जितना ये वर्क फंक्शन है, उसको hc बाई लैम्डा के इक्वल पुट कर दो। तो जो वर्क फंक्शन आएगा उसको hc बाई लैम्डा नोट के इक्वल पुट कर दो, और यहां पर ये जो लैम्डा नोट होगा ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और वर्क फंक्शन जो है वो W होगा ही होगा। वर्क फंक्शन की वैल्यू जो एक के लिए आई है 3.836 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू h 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू c 3 इंटू 10 की पावर 8 और डिवाइड बाई लैम्डा नोट। तो यहां से लैम्डा नोट की वैल्यू 6.626 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 3.836, ये तो आ जाएगा इंटू, देखो 10 की पावर माइनस 19 और 10 की पावर माइनस 34 कैंसिल आउट करोगे तो 10 की पावर माइनस 15 रहेगा, है ना? 10 की पावर माइनस 15 और फिर ये 10 की पावर 8, तो 10 की पावर माइनस 7 मीटर आएगा यहां से। अच्छा, इसको सोल्व कर लेते हैं फिर। 6.626 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 3.836, ये वैल्यू आ गई 5.1819 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। इसी को अगर आप लिखोगे तो ये 5.181.9 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर भी लिख सकते हो। ये मैंने 10 की पावर माइनस 10 मीटर में इसलिए कन्वर्ट किया था कि इसको एंगस्ट्रॉम लिख सकूं। तो आंसर आ जाएगा 5181.9 एंगस्ट्रॉम या फिर 5182 एंगस्ट्रॉम। इतनी वेवलेंथ तक अगर होगा तब तो बात बन जाएगी। अगर इससे ज्यादा कर दिया आपने तो भाई साहब फिर दिक्कत हो जाएगी। इससे ज्यादा वेवलेंथ कर दी तो एनर्जी कम हो जाएगी ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, बहुत कैलकुलेशन है मतलब, लेकिन आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 2.9, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दिस 7 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज हिट द मेटल। बहुत सिंपल है, 1 इंटू 10 की पावर 15 है ना, 1 इंटू 10 की पावर 15 है, तो म्यू को लिख लो यार 10 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ये भी लिख सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एच म्यू दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस एच म्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एच कॉमन ले लो, म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 10 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, माइनस म्यू नोट कितना दिया हुआ है 7 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो h इंटू ये 10 की पावर 14 भी कॉमन ले लोगे तो 3 इंटू 10 की पावर 14 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बस h की वैल्यू पुट कर दो, तो ये 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 14 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 6.626 इंटू 3 कर लो यार, 19 के आसपास आती है ये वैल्यू। 6.626 इंटू 3 19.878 और इंटू 10 के पावर माइनस 20 जूल, या फिर 1.9878 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल। ये एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आएगी। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अगर एक मोल की चाहिए तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी आ जाएगा। अगर वेलोसिटी चाहिए तो क्या करोगे फिर उस केस में, यहीं पर अगर तुमसे वेलोसिटी पूछ लेता तो दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² कर देते। मैं यहां पर वेलोसिटी भी निकाल के बता देता हूं। ये जो अपना 1.9878 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल है ना, इसको आप हाफ mv² के इक्वल पुट कर दो तो यहां से वेलोसिटी भी आ जाएगा। 1.9878 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू v²। एग्जाम में आपसे ये वैल्यूज नहीं पूछेंगे, एग्जाम में बस फॉर्मूलाज पे बेस्ड पूछेंगे। तो v² कितना आ जाएगा यार 1.9878 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.1, और इसको इधर ले जाओगे, जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 19 है और ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 31, तो 10 की पावर 12 बन जाएगा भाई। ये वैल्यू कितनी आएगी देख लेते हैं।
1.9878 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 9.1, 0.436 v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.436 इंटू 10 की पावर 12। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.436 का अंडर रूट ले लो यार, अंडर रूट ऑफ 0.436 0.66 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। देख लो स्पीड ऑफ लाइट से तो कम ही है, लेकिन 6.6 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे होंगे। तो वेलोसिटी भी हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? तो शुरू वाला जो पार्ट था वो मैंने थोड़ा स्टोरी के फॉर्म में रखा था ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फिर मैंने कुछ आसान कैलकुलेशंस के साथ में आपको नंबर समझाने की कोशिश करी, और लास्ट में मैंने एक्चुअली क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के हैं वो मैंने सोल्व करे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने शुरू में इसीलिए सोल्व नहीं करे क्योंकि मुझे पता था कि ये कैलकुलेशंस देख के आप घबरा जाओगे और कॉन्सेप्ट पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है वो लास्ट में करें। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।